हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर कर रहे हैं, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे आदिवासी लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में। दीकू जो बाहरी लोग थे, उनके जीवन में दखल देने लगे थे, उनके बारे में। और एक स्वर्ण युग की कल्पना आदिवासी लोग किस प्रकार से करते हैं। तो जी आज हम सारे टॉपिक कवर करेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में बताया हुआ है। बिरसा एक आदमी था जो कि झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में उसे घूमते हुए देखा गया था और 1895 की बात है ये। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, सारी बीमारियां दूर कर सकता है, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकों जो बाहरी लोग थे उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। तो लोग भी उसे किसी चमत्कारी शक्ति के रूप में देखते थे और फिर वे बाद में खुद ही ऐलान कर देता है कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसे के पीछे चलने लग जाते हैं, उसे भगवान मानते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि ये सारी समस्याएं उनकी दूर कर सकते हैं बिरसा। और बिरसा का अब उनके जीवन के बारे में बताया। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में होता है। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी भी थे, संथाल और उराम भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव, अंग्रेजों शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। तो जो भी समुदाय के लोग थे वो पूरे अंग्रेजों की जो भी उनका शासन के कारण उनकी नीतियां बनाई जा रही थी, उनके कानून थे, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और उनको खुद का जीवन नष्ट होता दिखाई दे रहा था और उनकी आजीविका भी खतरे में थी, क्योंकि आदिवासी और जनजातीय लोग जंगलों में रहते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का भारत पर शासन हुआ तो अंग्रेजों ने जंगलों को अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया और वहां पर जो भी आदिवासी लोग थे, समुदाय थे, उनको जंगलों से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो अब जिन लोगों को जहां पर जिनका जीवन पूरी तरह से चलता है जंगलों पर ही, अगर उन्हें जंगलों से बाहर निकाल दिया जाएगा तो उनका जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा ही समझो इस बात को। आगे देखिए, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे। जिन्हें दीकू कहा जाता था वो बाहरी लोग कौन थे ये भी हम पढ़ेंगे। और उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदला था। आज हम इस पूरे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमने जो पिछले कक्षा 7th कक्षा की जो बुक जो चैप्टर किए थे उसमें आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों और रीति रिवाज की रस्में जो ब्राह्मणों से अलग होती थी। जो ब्राह्मण लोग थे हिंदू समुदाय के और जो जो आदिवासी लोग थे, इनके जो रीति रिवाज थे वो रस्में पूरी तरह से अलग थी। और जो ब्राह्मणों में जातिगत भेदभाव किया जाता था वो आदिवासियों में नहीं किया जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासियों में कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। ऐसा था कि कुछ आदिवासी लोग मुखिया भी थे पूरे जंगल के, कुछ के पास ज़्यादा धन होता था और कुछ के पास कम होता था। लेकिन उनके जो रीति रिवाज थे वो जाति पर आधारित बिल्कुल नहीं थे। आगे देखिए, जनजाति समूह किस तरह जीते थे। जो लोग जनजातीय थे, आदिवासी लोग, वो किस तरह से अपना जीवन जीते थे। कुछ क्या करते थे, कुछ झूम खेती करते थे। अब झूम खेती क्या है? झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है और ये जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। जैसे ये पूरा बड़ा जंगल है, इसमें जहाँ पर छोटे से भाग पर झूम खेती हुई, फिर यहाँ पर कर ली, फिर उसके बाद यहाँ पर, ऐसे जंगल, पूरे जंगल के छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर खेती की जाती है। और इस खेती को करने के लिए जो जंगल में पेड़ होते थे उनके ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और जमीन पर जो घास फूस होती थी उसे जलाकर साफ कर देते थे। और जो भी घास फूस होती थी उससे जो राख पैदा होती थी उसे पूरी जमीन पर छिड़क देते थे। इससे क्या होता था कि राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। तो जब इतना तकनीकी युग नहीं था जो आज हम इतने जो भी
देखते हैं, संसाधन देखते हैं खेती करने के लिए, वो तब इतने नहीं थे लेकिन फिर भी वो खेती कर लेते थे। और जो पेड़ काटते थे वो उनका मोटिव ये था कि पेड़ों के जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है, इससे क्या होता है, ज़मीन ढक जाती है। इसके नीचे जो भी ज़मीन है उस पर धूप नहीं लगेगी। तो इस ज़मीन को धूप लगाने के लिए ऊपर वाले पेड़ के हिस्से को काट देते थे। तो ये इस वजह से पेड़ काटते थे। और कुल्हाड़ों से खेती करते थे और कुदालों का प्रयोग करते थे। और फिर क्या होता था कि जब एक बार मान लीजिए ये पूरा जंगल है, इस हिस्से पर उन्होंने खेती कर ली, फसल उगाई, फसल बोकर उसको काट लिया। अब जब काट दिया फसल को, तो इस जगह को उन्होंने खाली छोड़ देना है। अब वो दूसरी जगह चले जाएंगे, तो फिर वहाँ पर नई खेती करेंगे और फिर वहाँ भी पूरे जगह को साफ करके अच्छी तरह से खेती करेंगे। तो एक तरह से वो लोग मेहनत भी बहुत करते थे। तो ये जो फसल थी, ज़मीन थी पहले वाली, इसको जब खाली छोड़ा जाता है तो इसे परती कहा जाता है, कि ज़मीन परती पड़ी रहती है कुछ समय के लिए। इससे उनके क्या होता था कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति थी वो बढ़ जाती थी। और ये घुमंतू लोग कहाँ पर होते थे भारत के क्षेत्र में? मुख्य तौर पर पूर्व, उत्तर और मध्य भारत की जो पहाड़ियाँ और जंगली क्षेत्र थे वहीं पर रहते थे। आदिवासी समुदाय की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक होती थी। आवाजाही बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी के दखल के बिल्कुल आसानी से अपने स्वतंत्र पूरी आज़ादी से घूम सकते थे और ये घूमंतु खेती कर सकते थे। अब कुछ लोग शिकारी और संग्राहक थे। अब सभी लोग तो एक जैसा काम नहीं करते हैं। आज भी अगर हम देखें तो कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं, कुछ कृषि करते हैं। तो इसी तरह से जो जनजातीय लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो भी कुछ लोग शिकारी थे, कुछ संग्राहक थे और कुछ लोग घुमंतु खेती करते थे। हमने पहले पढ़ लिया है घुमंतु खेती के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे शिकारी और संग्राहकों के बारे में। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। जो जंगल के उत्पाद होते थे उनको इकट्ठा करते थे, जैसे फल और जड़ें खाते थे और उनको फिर आपस में, जैसे ये पूरा एक ग्रुप बनाकर जाते थे। अगर शिकार करना हो तो जो भी कुछ भी उन्हें मिलता था शिकार के लिए, वो उन्हें आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में खोंड समुदाय रहता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर समुदाय के नाम भी आएंगे, जैसे खोंड समुदाय। ये कहाँ पर रहता है? उड़ीसा के जंगलों में। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे और आपस में फिर बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे और खाना पकाने के लिए साल और महुआ के जो बीज थे, साल एक पेड़ का नाम है और महुआ भी एक पेड़ का है। तो इनके जो बीज होते थे उनका तेल निकाला जाता था और फिर वो उस तेल से खाना पकाते थे। इलाज के लिए वो जंगली जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे, उनका यूज़ करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कलर की ज़रूरत होती थी, तो वो फूलों का इस्तेमाल करते थे। कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत थी, खोंड समुदाय से लेते थे। तो जो खोंड समुदाय के लोग थे वो एक तरह से अपना ट्रेड भी कर रहे थे, कुसुम और जो पलाश के फूल थे उनको बेचकर, क्योंकि जो चमड़ा रंगते हैं, जो भी रंगाई का काम करते थे, उन्हें फूलों की ज़रूरत होती थी और फूलों से कलर लिया जाता था। इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? अब देखिए, ये लोग क्या करते थे, जो भी जंगलों से मिलता था उन चीज़ों को इकट्ठा करते थे, लेकिन इन्हें खाना कहाँ से मिलता था? तो ये हम देख लेते हैं। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से भी काम चल जाता था। जैसे किसी समुदाय ने मान लीजिए चावल और गेहूं उगाया, तो किसी ने क्या किया, किसी ने कुछ और काम कर लिया, जैसे जंगल से कुछ जड़ी बूटियां या कुछ फल इकट्ठे कर लिए, तो ये आपस में क्या करेंगे, उसको एक्सचेंज कर लेंगे। कुछ सामान इनको देंगे जो भी जड़ी बूटियां हैं, फल हैं, और ये अनाज और चावल इनको दे देंगे। तो ऐसे भी काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरतों की चीज़ें ले लेते थे और कई बार उन्हें चीज़ें खरीदने के लिए मुट्ठी भर आमदनी का भी सहारा लेना पड़ता था। जो वो ट्रेड करते थे फूलों का, उसके ज़रिए उन्हें जो आमदनी होती थी उसका भी यूज़ करते थे वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने में। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरियां भी करते थे, जैसे कोई बोझ ढोता था, कोई भार ढोने का काम करता था, कोई सड़क निर्माण करता था। कोई जो भी सड़क निर्माण का कार्य उसमें भी नौकरी करते थे। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाए
तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। जब वनों में जो भी उत्पाद होता था वो कम हो जाए तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने चल पड़ते थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे कि मध्य भारत के बैगा, ये भी एक समुदाय का नाम है, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। जो बैगा समुदाय था वो दूसरों के लिए काम करना अच्छा नहीं मानते थे। वे खुद को जंगल की संतान मानते थे और केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती हैं। उनका ऐसा मानना था कि किसी और के लिए हम काम नहीं करेंगे, अगर हम जंगल की संतान हैं और हम जंगलों में ही काम करेंगे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो उनके मन में एक ऐसी बात थी, उनकी ऐसी मेंटेलिटी थी कि अगर हम मजदूरी करेंगे तो वो ये हमारा अपमान होगा। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। जब हमारे आसपास, जब हमारे घर में कोई चीज़ नहीं है तो हम कहाँ जाते हैं? मार्केट में उसे खरीदने के लिए। तो इसी तरह से वो भी खरीद फरोख्त करते रहते थे। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी महाजनों पर भी आश्रित डिपेंड हो जाते थे। हम भी देखते हैं, हम भी किसी शॉप वाले पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर कुछ भी हमें घर पर चाहिए तो वो भी क्या करते थे, फिर व्यापारी और महाजनों पर डिपेंड होते थे और व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे। व्यापारी जो आते थे उनके समुदायों में बेचने के लिए चीज़ें लाते थे और भारी कीमत, बहुत महंगी कीमतों पर चीज़ बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा लगा देते थे। इसी तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे, क्योंकि वो भी उनका शोषण कर रहे थे। अंग्रेजों से पहले अगर देखा जाए तो जो महाजन थे, जो भी व्यापारी थे, वो आदिवासियों का शोषण पहले ही करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी जो ज़रूरत का सामान होता था वो उन्हें बहुत ऊंची कीमतों पर बेचते थे और वो जो आदिवासी लोग थे वो उनकी जो आमदनी होती थी वो भी बहुत कम होती थी। तो इसी तरह वो अपनी जो भी उनकी समस्याएं थी वो उनकी जड़ किनको मानते थे? व्यापारी और महाजनों को। तो ये देखिए, भारत में कुछ आदिवासी समुदाय के जो इलाके हैं, यहाँ पर मैप में देखिए अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा कि गड्डी वन गुज्जर कहाँ पर है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश में है ये वाला, और राजस्थान में देखिए सहारिया भील जनजाति। इधर गुजरात में देखिए, यहाँ पर मध्य भारत में बैगास, बंजारा और गोंड समुदाय। यहाँ पर महाराष्ट्र में बंजारा समुदाय, संथाल और मुंडा यहाँ पर जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहाँ पर, और झारखंड के एरिया में। और बैगास, मारिया, गोंड यहाँ पर देखिए नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में देखिए नागा, खासी, जो भी जनजातियां थी ये उनके क्षेत्र बताए गए हैं कि यहाँ पर कहाँ पर कौन सी जनजातियां हैं, और ये जनजातियां आज भी पाई जाती हैं। आगे देखिए कुछ और लोग क्या, देखिए अब कुछ घुमंतू खेती करते थे, कुछ लोग शिकारी और संग्राहक थे। अब कुछ ऐसी जनजातियां थी जो जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे। चरवाहे कौन होते हैं? जो जानवर पालते हैं और मौसम के हिसाब से मवेशी या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ तक जाते। रेवड़ मतलब ग्रुप लेकर, पूरा जो एक इकट्ठ होता है ना, वो लेकर। जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो दूसरी जगह चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड में पालते थे। जो भी थे भेड़ बकरियां होती थी वो एक तो गुज्जर होते थे और आंध्र प्रदेश के एक लबाड़िया, वो ग्रुप में झुंडों में मवेशियों को पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। अब उनका नाम दिया हुआ है कि जो गुज्जर पंजाब के जो इलाके में रहते थे वो गुज्जर थे, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया थे और कुल्लू के गडरिया लोग थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। आगे हम फिर इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर एक स्रोत दिया हुआ है, इसमें क्या बताया है कि शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त कैसा था। तो देखिए ये किसी ब्रिटिश के द्वारा एक इंफॉर्मेशन दी गई है। उसने इतिहास के बारे में कुछ लिखा है कि मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताया था उन्होंने कुछ समय, और वे उनका जो भी काम का बंटवारा होता था उसके बारे में लिखते हैं कि
चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े बड़े पेड़ काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूरब से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सांगों और इमली, मशरूम आदि फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। तो ये पूरे उनके एक्टिविटीज़ जो भी उनकी होती थी गतिविधियाँ, उनके बारे में बताया कि औरतें जो भी थी, औरतें एक तरह से घरेलू काम करती थी, जो भी खाना वगैरह इकट्ठा करने का काम होता था। और जो मर्द होते थे, वो पुरुष जो होते थे, वो जंगलों में जाते थे शिकार करने के लिए। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए। और औरतें जो थी वो लकड़ियाँ भी इकट्ठा करती थी खाना पकाने के लिए। आगे देखिए, कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। हमने देखा था घुमंतू खेती, जो एक से दूसरी जगह जाकर खेती की जाती थी। अब जो एक जगह, जिसे स्थायी कृषि बोलते हैं, वो एक जगह भी रहकर कुछ लोग खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह पर रहते थे। हलों का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिल रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते थे जो जमीन को पूरे कबीले का मानते थे कि ये पूरे कबीले की है और ये पूरे कबीले की ही जिम्मेदारी है, पूरे ग्रुप की, कि इसकी रक्षा करना, इस भूमि पर जो भी काम करना है, खेती करनी है, जो कुछ और करना है, तो ये पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। कुल के सभी सदस्य उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। तो अब देखिए, जो लोग सबसे पहले इस जमीन को साफ कर लेते तो उन्हें वहाँ उनके वंशज माना जाता था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और मुखिया बन जाते थे। बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे, वे खुद खेती करने की बजाय अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। जो जिन लोगों के पास पैसा था, जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी थी, वो दूसरों को दे देते थे बटाई पर खेती करने के लिए। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथालों जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखते थे। तो जो गोंड और संथाल लोग थे, वो एक जगह रहते थे खेती करने के लिए, और जो लोग शिकारी थे और घुमंतू खेती थे, उनके मुकाबले वो ज़्यादा सभ्य लगते थे। जंगलों में रहने वाले जंगली और बर्बर माना जाता था, जो जंगल में रहते थे। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना चाहिए और सभ्य बनाना जरूरी है। अब देखिए, अब अंग्रेजों का दखल देना शुरू हो जाएगा उनके जीवन में, क्योंकि कुछ लोगों को वो सही मानते थे, सभ्य मानते थे, जो एक जगह पर टिक कर रहते थे, और जो जगह जगह खेती करते थे, शिकारी थे, संग्राहक थे, उनको वो असभ्य मानते थे। ऐसा मानते थे कि उनको कुछ आता नहीं है, उनको जीवन जीने का तरीका नहीं पता है। अब देखिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े थे। तो सबसे पहले क्या प्रभाव था कि जो मुखिया लोग होते थे आदिवासियों के, उनका क्या हुआ था, उनकी सिचुएशन कैसी बदली थी। तो देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाके में आदिवासी के मुखियाओं का स्थान बहुत बड़ा होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा ताकत होती थी और वो अपने इलाके को पूरी तरह अपने तरीके से कंट्रोल करते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस भी होती थी, जिसे सेना टाइप कुछ, और वे जमीन और वन प्रबंधन के नियम खुद बनाते थे कि किस जंगल में किन लोगों को रहना है, कौन कहाँ पर खेती करेगा, इस प्रकार से। और ब्रिटिश शासन के बाद क्या हुआ, आदिवासी मुखियाओं के जो कामकाज अधिकार थे वो काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना, मतलब कुछ कंट्रोल तो मिल गया था, लेकिन उनकी जो भी शासन करने की शक्ति थी वो छिन गई थी, क्योंकि अब अंग्रेज चाहते थे कि इन आदिवासियों को हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो मुखिया लोग थे वो पहले उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो इस वजह से मुखिया की जो सिचुएशन थी वो पूरी तरह से बदल जाती है। अब देखिए, घुमंतू कारों का क्या हुआ था, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो अंग्रेज होते थे, उन्हें उनसे परेशानी होती थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं और वो एक जगह ठहर कर खेती नहीं करते हैं। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह को एक जगह टिक कर खेती करनी चाहिए।
और अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान है। उनका ऐसा मानना था कि अगर एक जगह पर लोग रहकर खेती करेंगे तो उनको आसानी से कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे तो उन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उनकी सेना ज़्यादा लगेगी, उनका जो भी खर्च होगा वो बढ़ जाएगा। तो वो सिर्फ अपना फायदा सोच रहे थे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। उनको ऐसे लगता था कि अगर एक जगह लोग रहेंगे तो उनसे लगान इकट्ठा किया जाएगा, उनसे कर लिए जाएंगे, टैक्स लिया जाएगा, तो इसी वजह से उनकी आमदनी भी होगी। उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम बना दिए थे। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का एक हिस्सा जो भी था वो तय कर दिया था, और ये तय कर दिया था कि कितना लगान देना है। तो अब देखिए, अंग्रेज दखल पूरी तरह से ही दे देते हैं उनके जीवन में, कि एक तो उनके लिए ज़मीन फिक्स कर दी कि आपका इतना हिस्सा है, और एक उन पर कर लगाना शुरू कर दिया, लगान कि इस ज़मीन पर आपने इतना लगान हमें देना ही है, चाहे कुछ भी हो, आपकी फसल हो चाहे ना हो, लेकिन हमें कर देना है। तो कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया था। अब देखिए आगे, इन काश्तकारों को स्थायी रूप में बसाने की जो अंग्रेजों की कोशिश थी वो कामयाब बहुत ही नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान हुआ था, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्व उत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। तो फिर क्या होता है, जो अंग्रेज उनको स्थायी कर देते हैं वो भी इतनी उनका सफल नहीं हुआ था, उनकी जो भी नीतियां थी, क्योंकि जो भी सूखी, उन्होंने क्या कर दिया था कि ज़मीन को फिक्स कर दिया था। अब पानी कम हो जहाँ पर और मिट्टी सूखी हो तो वहाँ पर खेती कैसे की जाएगी। तो इसी वजह से फिर लोग क्या चाहते थे कि हमें परंपरागत तरीके से जो भी हमारा तरीका है पहले घूमने वाला, घुमंतू खेती वाला, या किसी भी जगह पर रहने का, वो पहले जैसा ही हमें हक मिलना चाहिए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात भी माननी पड़ी और कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई थी। फिर इतने सारे लोग जब एक साइड होकर मांग कर रहे थे तो फिर अंग्रेजों को क्या था, अंग्रेज उनको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों ने पहले उनकी बातें माननी शुरू कर दी थी और कई जगह पर घुमंतू खेती के लिए उन्हें परमिशन मिल गई थी। अब और क्या करते हैं अंग्रेज, एक तो वन कानून बना देते हैं और फिर उनके इफेक्ट भी बहुत बुरी तरह से पड़ते हैं आदिवासियों पर। तो देखिए, आदिवासी समूहों का जीवन किनसे, जंगलों से जुड़ा होता है। आज भी अगर हम आदिवासी या जनजातीय समूह की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से इमेज बन जाती है कि जंगलों के बारे में कुछ बात होगी। तो उनका जो जीवन था, वो पूरी लाइफ थी, वो जंगलों से ही जुड़ी हुई थी। वन कानूनों में कुछ बदलाव किए गए थे और फिर आदिवासियों के जीवन पर भी बुरा कह लो या अच्छा कहो, प्रभाव पड़ा था। हालांकि बुरा ही था प्रभाव। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था, और वो कहते थे कि जो जंगल है वो एक स्टेट की प्रॉपर्टी है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया गया था, रिजर्व कर दिया गया था। जे ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतें पूरी होती थी, जैसे इमारती लकड़ी। और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। अब फिर उन्होंने जब कानून बनाए तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाएंगे। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। उनके सामने एक बात देखिए, यहाँ से एक कंसेप्ट निकालिए कि जो अंग्रेज थे कुछ भी अगर नीतियाँ बनाते थे तो उन सबसे पहले उन्हें लॉस ही होता था उस नीति से, क्योंकि वो लोगों के अगेंस्ट, उनके खिलाफ जाकर ये पूरे जो भी कानून थे, जो भी एक्ट थे वो लागू करते थे। तो उन्हें समस्या क्या हुई थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी काटने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूर कहाँ से मिलेंगे। अब देखिए, उन्होंने लोगों को जंगल से निकालना शुरू कर दिया था, अब उन्हें फिर मजदूर कहाँ से मिलेंगे जो भी लकड़ी काटनी है और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तो फिर उनको इस चीज़ से लॉस हो रहा था।
औपनिवेशिक अधिकारियों ने इस बात का भी हल ढूंढ निकाला था। उन्होंने तय कर लिया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के एक छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, कि अगर छोटे छोटे टुकड़े दे देंगे तो उनसे एक तो हम अपना काम ले लेंगे, एक उनका जो भी उनकी बात है वो भी मान ली, मतलब रख ली जाएगी। उनके मन में हो जाएगा कि अंग्रेज हमारे बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को मन में, लोगों के दिमाग में अपने लिए वो अच्छी इमेज बनाना चाहते थे कि हम ही सब कुछ है, हम ही सही कर रहे हैं, हम ही आपको कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा उन्होंने करना शुरू कर दिया था और उन्हें खेती करने की फिर छूट दी गई और गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। इस तरह से बहुत सारे इलाके में वन विभाग ने सस्ते मजदूरी की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली थी और गांव बसा दिए थे जंगलों में उन्होंने। यहाँ पर देखिए अंग्रेजों की एक रिपोर्ट दी हुई है। जो वेरियर एल्विन है वो मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाके में रहता, मतलब कुछ उनका सर्वे करता है और वहाँ पर लोगों की जो भी सिचुएशन होती है उसमें देखता है कि अंग्रेजों के इस दौर में कितना जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल है, बगीचों में पटवारी हैं, खेतों में सरकार है। तो ये औपनिवेशिक शासन अंग्रेजों की स्थिति बताई गई है कि उनके दौर में जीना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया था। अब आदिवासी लोगों के खिलाफ हो रहा था सारा काम, तो फिर उन्होंने इसके अगेंस्ट विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार किया और तौर तरीके से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी थी। 1906 में सोंगराम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य भारत में वन सत्याग्रह हुए थे। जो बाद में हम देखेंगे कि जो भी रिवोल्ट होते हैं, आदिवासियों के द्वारा विद्रोह किए जाते हैं, वो अंग्रेजों की इन शोषणकारी नीतियों के खिलाफ किए जाते हैं। आगे देखिए व्यापार की समस्या होने लगी थी आदिवासियों को। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। फिर आदिवासियों को लगा क्या, ऐसा था ही कि आदिवासियों को ऐसा हो रहा था कि अब महाजन और व्यापारी आ रहे हैं, क्योंकि वो तो अंग्रेजों से पहले उनका शोषण कर रहे थे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्ज देने, आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आते थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ते थे, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा था। हालांकि आदिवासियों को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि अंग्रेजों की नीतियाँ क्या है, व्यापारियों की नीतियाँ, उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग समझ चुके थे और जब उन्हें समझ आता है तो वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं। आगे देखिए हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि रेशम उत्पादकों की स्थिति को हम देखते हैं कि 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में मांग थी। जो भारत का रेशम होता था, कपास यहाँ पर होती थी भारत से, वहाँ से उससे रेशम बनाया जाता था, तो इसकी मांग यूरोप की कंट्रीज में थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता, उनकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी थी। भारत की जो भी फसलें थी सभी की क्वालिटी अच्छी थी, वो सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। तो भारत जब यहाँ से कई और जगह भेज रहा था कुछ, तो भारत का निर्यात बहुत बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैलने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का असर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगा था। अब जब यूरोप में रेशम की सबसे ज़्यादा मांग थी, तो फिर यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने फिर रेशम के उत्पादन पर ही जोर दिया था कि अब भारत में रेशम का उत्पादन होगा। अगर हम प्रेजेंट में देखें, झारखंड में हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उन्हें कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था और जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातक और रेशम उत्पादकों के बीच काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था, जो बिचौलिए होते थे, और रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। तो क्या करते थे फिर वो कि जो भी कृमि कोश होते थे, जो रेशम के कीड़े होते थे, उनको उनसे खरीद कर आगे आगे भेजा जाता था और फिर उन्हें तो दाम कम मिलता था। जो बिचौलिए होते थे वो बीच में से अपना फायदा निकाल लेते थे। आगे देखिए काम की तलाश।
काम की तलाश में घर से दूर जाने पर आदिवासियों की दशा तो और भी खराब होती थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। जो भी चाय का उत्पादन हो रहा था वो बढ़ने लगा था। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागान और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। जो भी अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, अब उनमें काम करने के लिए जितने भी मजदूरों की ज़रूरत थी, उनमें से कुछ मजदूर उन्होंने आदिवासियों को भी बनाना शुरू कर दिया था। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, या ठेकेदार ने केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। जो ठेकेदार होते थे वो बीच वाले लोग होते थे, मध्य बिचौलिए टाइप होते थे। कि अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने ठेकेदारों को पैसा दिया कि आपने इतने पैसों में मजदूर फैक्ट्री में रखने हैं। अब ठेकेदार क्या करेंगे? ठेकेदार मजदूरों को पैसे देंगे, लेकिन बहुत कम देंगे। उससे कुछ हिस्सा तो अपने खुद से रख लेंगे, और जो भी मजदूर होते थे वो ठेकेदारों के अंडर काम करते हैं, और फिर वो उन्हें घर भी नहीं जाने देते थे। उनका शोषण पूरी तरह से किया जाता था। आदिवासियों के साथ भी ऐसा हो रहा था, और आम जनता के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आगे के हम चैप्टर में देखेंगे कि जो आम जनता थी उनके स्थिति कैसी थी अंग्रेजों के शासन में। अब देखिए, इसका कंक्लूजन देखिए नज़दीक से देखने पर। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों के बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों और नए करों व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की गई थी। अब इतने तंग आ चुके थे आदिवासी कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी थी। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी थी, जो विद्रोह होते हैं आदिवासियों के। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह होता है 1910 में, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह होता है। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वे भी इसी तरह का एक विद्रोह था, जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है। बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये बिरसा मुंडा के बारे में फिर से बताया गया है। एक बार पूरी यहाँ पर पूरा अच्छे से बताया गया है उसके जीवन के बारे में, तो एक बार देख लेते हैं। बिरसा का जन्म होता है 1830 के दशक में मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन कैसा था? भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, और जो अखाड़ों में जो नाचते गाते हैं, उनका वैसा जीवन बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। बोहोंडा क्षेत्र के आसपास में गरीबी से लाचार उसके पिता काम की तलाश में जगह जगह भटकते थे। जब छोटे थे, उनका जो लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुनी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह करते हुए भी देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे। तो देखिए, हमने जो चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर भी हमने देखा था कि स्वर्ण युग की एक कल्पना की जाती है। तो ऐसे जो भी बिरसा समुदाय के लोग थे वो स्वर्ण युग की बात करते थे, जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। वो ऐसा मानते थे। दीकू कौन थे? बाहरी लोग थे, जिन्हें अंग्रेज थे, महाजन थे, व्यापारी थे, जो शाहूकार थे। तो वो दीकू लोग थे। आदिवासियों के उनके लिए आदिवासियों के लिए बाहरी लोग थे। तो जब वो लोग दीकू लोग नहीं होते थे, उनका उत्पीड़न नहीं था, तब एक स्वर्ण युग था, बहुत अच्छा समय चल रहा था आदिवासियों का। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। जो सरदार थे वो लोग ऐसा मानते थे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी मानते थे, और जमीन की लड़ाई को अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। तो उनका एक अपना साम्राज्य था। जब अंग्रेज नहीं थे भारत में, या उनके ज़िंदगी में नहीं आए थे अंग्रेज, तब उनका एक अपना जीवन चल रहा था, बहुत अच्छा साम्राज्य चल रहा था उनका। वो उस ऐसे युग की कल्पना करते हैं। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे। उन्होंने मिशनरियों के उपदेश सुने थे, और उन्होंने ये सुना था कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी? वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में फिर बिरसा ने एक वैष्णव धर्म के प्रचारक को भी सुना था, और उन्होंने जनेऊ भी धारण किया था और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे थे। तो बिरसा मुंडा ने मिशनरियों को भी सुना था, और वैष्णव धर्म के जो प्रचारक थे उनको भी सुना था।
अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए थे उससे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हो चुके थे। आज भी अगर हम देखें जो हमारी किशोर अवस्था किसी की भी होती है, किसी भी व्यक्ति की, इंसान की, उसमें जो भी हम थॉट सुनते हैं किसी के, तो उसके प्रति उनका इफ़ेक्ट हमारे मन पर एकदम से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से बिरसा के साथ हुआ था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का एक आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें, जादू टोनों में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध भी किया था। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। जो भी उनके जीवन को नष्ट कर रहे थे उन्हें वे बाहरी लोग मानते थे, दीकू लोग मानते थे। और वैष्णव लोग कौन थे? जो विष्णु की पूजा करते थे। 1895 में बिरसा ने अपनी अनुयायियों से विनती की कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छी तरह से जीवन जीते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। तो ऐसी एक काल्पनिक युग की कल्पना की जाती है मुंडा के द्वारा, और वो बिरसा के द्वारा, और मुंडा समुदाय को भी वो समझाते हैं। अपनी बिरादरी और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाना चाहिए उन्हें, ऐसा बिरसा अपने समुदाय, मुंडा समुदाय के सभी लोगों को समझाते हैं। उन्हें अच्छी तरह की शिक्षाएं देते हैं, अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिककर अपने खेतों में काम करें। तो ये बिरसा के मानना था ऐसा। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमारा कंट्रोल रहे, लेकिन बिरसा चाहते थे कि हम स्वतंत्र तौर पर अपना समुदाय, अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकें। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालने के में बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। फिर उन्होंने विद्रोह किया था आंदोलन, तो वो चाहते थे कि हम बिरसा मुंडा स्थापित करें, जो अपना साम्राज्य है वो स्थापित करें। ये आंदोलन इन्हीं ताकतों को, मुंडाओं की सारी समस्याओं, कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। जो भी उनकी भू नीतियां थी, हमने देखा था कि उन्हें ज़मीन में खेती नहीं करने दी जा रही थी और उन्हें ज़मीन से बाहर निकाला जा रहा था। ऐसे में फिर जो भी उनकी भूमि व्यवस्था थी उनको नष्ट हो रही थी उनकी भूमि व्यवस्था। महाजन उनकी भूमि छीन रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे, और मिशनरी लोग कह रहे थे कि हमारा ईसाई धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और फिर वो इनकी सांस्कृतिक आलोचना भी हो रही थी आदिवासियों की। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला कर दिया था। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया था। ये आंदोलन तो चल रहा था सही तरीके से, लेकिन अंग्रेजों ने आंदोलन को भी कुचल दिया था और बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की फिर सजा सुना दी थी। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमते हैं और लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करते हैं। वे आह्वान करते हैं कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दे। वह रावण किन्हें मानते थे? अब दीकू और यूरोपीय लोगों को। बिरसा के जो अनुयायी थे, जो बिरसा को फॉलो करते थे, दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे थे। फिर उनके नेतृत्व में क्या होने लगा था? थानों और चर्चों पर हमले किए जाने लगे थे और महाजन जमींदारों की संपत्तियों पर हमले किए जाते थे, अटैक किया जाता था। और सफ़ेद झंडा जो था बिरसा राज्य का प्रतीक था। ये आपको याद रखना होगा कि जो सफ़ेद झंडा है वो किन का प्रतीक था? बिरसा राज्य का। फिर सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो जाती है और आंदोलन फिर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि जब किसी भी आंदोलन का नेता उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो आंदोलन है वह धीरे धीरे कम पड़ने लग जाता है। लेकिन अगर फिर वही कोई और नेता आकर उसका नेतृत्व करे उस आंदोलन का, तो वो आंदोलन फिर से अच्छे से चलने लग पड़ता है। ये आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। बिरसा मुंडा आंदोलन पहला क्या था? इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा
कब्जा नहीं कर सके थे। आंदोलन काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ था और इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्ति करने में आदिवासी सक्षम है। तो ये उनका दूसरा मोटिव क्या था, इम्पोर्टेंट था कि जो औपनिवेशिक शासन का विरोध है वो आदिवासी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज उन्हें क्या मानते थे, असभ्य मानते थे। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्म और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया था। उन्होंने अपने तरीकों से, जैसे आदिवासी लोग थे, एक तो गुरिल्ला टेक्निक का यूज़ करते थे। गुरिल्ला टेक्निक ऐसी होती थी कि एक अचानक से एक ग्रुप जाता था 10-12 लोगों का और एकदम से हमला करके फिर वापस आ जाते थे। तो ये टेक्निक उन्होंने अपने तरीकों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। तो ये था हमारा चैप्टर हो चुका है। अब हम ये एक्सरसाइज करके देख लेते हैं हमें कितना समझ आया। अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया है। आदिवासियों को क्या मानते थे, जंगली खानाबदोश मानते थे। वो कहते थे कि जंगली खानाबदोश हैं, ये लोग असभ्य हैं, जंगली हैं। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता था, स्थानांतरित खेती, कि वो एक जगह से दूसरी जगह होती है। अब मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियों को क्या स्वामित्व मिला था, सरदारों का, उन्हें सरदार कहा जाता था। असम में क्या थे, चाय बागान थे। और बिहार में क्या, नील बागानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे थे। तो आदिवासियों को असम में और बिहार में काम कहाँ पर मिलता था, जो असम के चाय बागानों थे वहाँ की फैक्ट्रियों में और नील बागानों में। आगे देखिए ट्रू एंड फॉल्स हैं। सबसे पहले देखिए, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, बिल्कुल सही है। व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीदकर उन्हें 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, हाँ ये भी सही है, क्योंकि संथालों थे वो खरीदते थे जिस भी बहुत कम कीमत पर खरीदते थे, लेकिन आगे उन्हें 5 गुना वो मुनाफा कमा रहे थे व्यापारी, जो बिचौलियों के रूप में काम करते थे। बिरसा ने अपनी अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन, जादू टूने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें, यह भी बिल्कुल सही है। तो बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय को जागरूक किया था, अवेयर कर रहे थे वो। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने साफ साफ देखा है कि अंग्रेज तो पूरी तरह से आदिवासी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, व्यापारी, छात्र, किसी भी वर्ग के लोग हों, तो सभी को अंग्रेज क्या करना चाहते थे, खत्म, उनको दबाना चाहते थे, एक तरह से उनको खत्म करना चाहते थे कि सिर्फ हमारा ही पूरे भारत पर शासन चले। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इससे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो ये आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिएगा कि इनमें से आपको समझ आ गया है कितना। एक बार आप खुद से कोशिश करिएगा ये क्वेश्चनों को पढ़ के और उन्हें समझने की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।